जाएगी तो हम और आप, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना को हराने की जंग लड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रंग एकदम जुदा। कोरोना से लड़ने की बजाय केंद्र से ममता की महाभारत चल रही है। इस बीच ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना से राज्य में हो रही मौत के आंकड़े को छिपाने का आरोप लग रहा है। ये बड़ा आरोप अब तक बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल लगा चुके हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का ये बड़ा आरोप लगाकर सियासत को गरमाया है। तो बड़ा सवाल यही, क्या कोरोना से मौत छिपाएंगे, बंगाल में सत्ता बचाएंगे, और साथ ही क्या मां माटी मानुष के बंगाल में मौत छिपाने का पाप करने दिया जा सकता है? कई खास मेहमान हमारे साथ, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुनवाते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ कह क्या रहे हैं, क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर। सुनिए जरा। प्रांत में सरकार के हिसाब से कोविड डेथ्स की संख्या 105 है। वास्तविकता में यह संख्या ज्यादा है। हम क्यों छिपाना चाहते हैं? हाँ, छिपाने में किसका भला है? किसको शाबाशी मिलेगी छिपाने में? जनता को पता लगेगा कि स्थिति भयानक है, भयावह है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की एमपी रूपा गांगुली जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, राहुल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, और साथ ही बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर फौद हलीम भी, जो कि सीपीआई के लीडर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। आप सभी मेहमानों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी, हम इस डिबेट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप अपने जवाब अगर छोटे रखे तो अच्छा होगा। शहजाद पूनावाला, आप ही के साथ इस डिबेट की शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत इस सवाल के साथ कर रही हूँ। ये वेस्ट बंगाल भी गजब है, इनको कोर्ट से शिकायत रहती है, इनको सीबीआई से शिकायत रहती है, इनको केंद्र सरकार से शिकायत रहती है, और अब तो जिसे WHO परिभाषित करता है, वेस्ट बंगाल में जाकर उसी कोरोना महामारी की परिभाषा भी बदल दी जाती है। बिल्कुल अदिति जी, और अदिति जी ये तब होता है जब आपके लिए कोरोना विरोध से ज्यादा जरूरी मोदी विरोध है, और ये तब होता है जब आप राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखते हैं। तो दरअसल ममता बनर्जी अभी भी राजनीतिक मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि कोरोना की लड़ाई पर। और मैं आपको उसका 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास एक सर्कुलर है कि वहां पर जो कोविड-19 मृत्यु हो रही है, तो डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 नहीं बताना है। इसी तरीके की कई सारे इलाकों में बार बार किया जा रहा है। जो लोग मारे जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनके शरीर को दफन कर दिया जा रहा है, उनके शरीर को जला दिया जा रहा है रात के अंधेरे में। ये कई इलाकों से हमारे पास फुटेज भी आई है, और जी न्यूज ने भी बताया है कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि मामले को दबाया जाए। और ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? एक राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको खास कार्गो फ्लाइट से बुलाया गया ताकि इमेज मेकओवर किया जा सके कोरोना काल में। अब आप पूछे, रूपा गांगुली जी भी है, उनको पता होगा कि कौन है कि कार्गो फ्लाइट में करोड़ों रुपए लेने वाला एक इमेज मेकओवर दिल्ली में भी उसने काम किया है। तो वो आया है और वो ज्ञान दे रहा है कि कोरोना का नंबर कैसे कम करना है। ठीक है, रूपा गांगुली से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल चक्रवर्ती, टीएमसी सरकार कटघरे में ऐसा, चलिए पॉलिटिकल ऑपोजिशन आरोप लगा रही थी तो चलता था सर, लेकिन गवर्नर साहब, राज्य के गवर्नर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़े छिपा रही है ममता बनर्जी। एक मिनट का टाइम दो। बंगाल में तो एक कंपटीशन लग गया है, जो किसने ममता बनर्जी का ज्यादा विरोध करेगा। यहाँ पे आए जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टीम है वो करेंगे या गवर्नर नहीं करेंगे। बात यह है, जैसे शाहजाद भाई ने बताया, जो यहाँ पे मोदी विरोध ज्यादा है कोरोना का विरोध से, तो मैं तो उल्टा भी कह सकता हूँ, जो यह ममता विरोध ज्यादा है कोरोना का विरोध से। यहाँ पे आके बंगाल में काम करने का अगर इतना इच्छा ही है, यहाँ पे एक हेल्थ वेबसाइट लिखा हुआ है, उसमें पूरा डाटा दे रहा है क्या कितना मौत हुआ क्या नहीं हुआ। ये मुर्शिदाबाद में सर्टिफिकेट पे क्या हो रहा है राहुल चक्रवर्ती? मुर्शिदाबाद में डेथ सर्टिफिकेट पे क्या हो रहा है? डेथ कॉज एज यूजुअल सर, यूजुअल केस। इतना इच्छा है बंगाल को हेल्प करने का, तो यहाँ पे 36,000 करोड़ रुपया बाकी है, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? पैसा कर रहे हैं, पैसा बहुत करती है ममता दीदी, पैसा बहुत करती है ममता दीदी। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना पॉजिटिव की मौत का रीजन कोरोना पॉजिटिव होना क्यों नहीं होगा? आपसे जो सवाल पूछ रहे, पैसा मत कीजिए, लोगों की जान को पैसे में मत तोलिए आप, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। तो अदिति जी यही है, पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं यही लोग जो ममता विरोध करने में लगे हुए हैं। चला रहा वेस्ट बंगाल में,
सरकार बंगाल कौन चला में रहा जो है? हो रहा है ममता बनर्जी का लीडरशिप रूपा में सही गांगुली हो रहा जी। है। यहाँ पे ये कह रहे गवर्नर हैं आप ने लोग पूरा सियासत पॉलिटिक्स कर रहा है। आप लोग सियासत कर रहे हैं, ये ममता विरोध है। कोई सुन लीजिए उनका काउंटर, सुनिए सर। जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहां पे भी हम सरकार का नजर डालना चाहेंगे, वहीं पे सबसे पहला ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज है। कोई मुझे ये बता दे कि ये जो बांगुर अस्पताल का चेहरा निकल रहा है वो फेक न्यूज है। जो एक डॉक्टर गुजर चुके हैं, डॉक्टर मुखर्जी, उनके रिश्तेदार ने पूरे डिटेल दिए हैं कि कौन कौन सा अस्पताल में उनको जाना पड़ा, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो उनका खुद का लिखा हुआ है, गलत है। ये न्यूज एक टेलीविजन चैनल का एक संचायन बोले के एक लड़का, वो जो हमारा जर्नलिस्ट है, उसकी माँ को कोरोना पॉजिटिव मिला तो दर दर भटकने पड़े। ये फेक है। मतलब इसको अगर एड्रेस ही नहीं करेंगे, अगर डेथ कितने हैं, अगर 105 है या 33 है या क्या है, सही तरीके से अगर डेथ न्यूज नहीं बताएंगे, घटना को अगर जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं ना, हम उस पर तो अमल नहीं कर पाएंगे, एक्शन आइटम प्लान नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा छुपाने में बिजी हो चुके हैं। अगर एक्सेप्टेंस हो जाए, उसके बाद अगर हम उसमें करेक्टिव मेजर्स की प्लान करें तो बेहतर होता। ठीक, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती, लुक्का छिपी का खेल, आंकड़े छिपाने का खेल, झूठ बोलने का पाप, लोगों की मौत के आंकड़े पर झूठ बोलने का पाप। आदित्य जी, मैं ये इसमें सहमत हूँ। जो जिस राह में गुजर रहा है उसमें हर किसी को एक साथ लड़ना चाहिए और कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए, सही बात है। मगर मैं जबरदस्ती क्या उसको बढ़ा दूं? क्या ये भाजपा ने चाह रहा है जो लाश के ऊपर राजनीति करे? कितना डेथ होगा, जितना मौत होगा उसके ऊपर राजनीति करेंगे? लाश गिनने का राजनीति हो रहा है क्या यहाँ पे? बंगाल में ऐसा कोई हम लोग इंटेंशन नहीं है जो कुछ चीज छिपाने का। ममता बनर्जी लड़ रही है, उसको सैल्यूट करना चाहिए, बल्कि वो नहीं करके सिर्फ ये लड़ रही है, विरोध हो इसको रहा है। आंकड़े छिपाकर लड़ने को अगर आप लड़ना कहते हैं सर, तो फिर तो वेस्ट बंगाल का भगवान ही मालिक है। नियम कायदे वेस्ट बंगाल के अलग ही हैं सर। वेस्ट बंगाल गजब है, गजब है। कोई गजब नहीं है यहाँ पे। गजब इसीलिए है जो गवर्नर खुद विरोधी पक्ष ले रहा है, गवर्नर खुद बीजेपी का। ठीक है, पॉलिटिक्स आप फिर से उसी बात पर पॉलिटिक्स करिए। शहजाद पूनावाला जल्दी से। जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। सर आप मौत के आंकड़े मत छिपाइए ना, मौत के आंकड़े नहीं छिपाइए। मुर्शिदाबाद में डेथ कॉज को मत छिपाइए प्लीज। थैंक यू। ये पूछूंगा शहजाद पूनावाला, क्या हुआ? शहजाद पूनावाला, गवर्नर को भूल जाइए। क्यों इतना पैसा एक से सेकंड, खरीदा राहुल गया? जी, राहुल एक सेकंड, हाँ, मैं आपको एक सुनाइए। तथ्य बताता हूँ आदित्य जी, एक तथ्य बताता हूँ। गवर्नर को भूल जाइए। एक से राहुल जी, आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक गवर्नर को छोड़ दीजिए। वेस्ट बंगाल की सरकार 30 अप्रैल को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को नंबर देती है 931 पॉजिटिव केसेस का, और उसी दिन पर जो उनका मेडिकल बुलेटिन है वो 744 बताता है। मतलब आप ही की सरकार, गवर्नर भूल जाओ, रूपा गांगुली भूल जाओ, आदित्य त्यागी भूल जाओ, शहजाद पूनावाला भूल जाओ, वेस्ट बंगाल का मेडिकल बुलेटिन बोलता है 744 केस और आपका लेटर टू यूनियन गवर्नमेंट बोलता है 931 केस। मैं कौन से पे भरोसा करूं? यहां पर भी अगर झोल है तो कितना बड़ा झोल है। राशन में झोल, लाशों में झोल, हावड़ा में झोल, सोशल डिस्टेंसिंग में झोल। हमारा कहना का ऐसे लग रहा है राज्य ही झोल है इस वक्त, तो राज्य में ही झोल लग रहा है। बंगाल में अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट करूं शहजाद, तो जिसको चाहिए जो पैकेज मांग रहा है वो पैकेज दे भाई। बाबा दोनों डॉक्यूमेंट आपका, दोनों में झोल। वो चावल दे। नहीं राहुल चक्रवर्ती, आपका डिफेंस समझ नहीं आ रहा सर। यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। लिसन टू मी सर प्लीज। राहुल चक्रवर्ती, ये पैकेज कहां से आ रहा है बार बार? आप बार बार पैसे पे क्यों जा रहे हैं सर? मैं पैसे पे डिस्कशन कर रही हूँ। मौत का आंकड़ा दिखाने के लिए आपको पैसा चाहिए, अब मौत का आंकड़ा सही रखने के लिए भी आपको पैसा चाहिए सर। हाँ, आप लोगों की मौत में भी पैसा ढूंढ रहे हैं। आंकड़ा सही देने में दिक्कत क्या हो रही है? आप आंकड़ा सही देने में दिक्कत क्या हो रही है? रूपा गांगुली, क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इनसे सवाल मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पूछ रही हूँ और ये कह रहे हैं मुझे पैकेज नहीं मिल रहा, हमको पैकेज नहीं मिल रहा, सियासत हो रही है। देखिए, एक और सीरियस इश्यू आ गया है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि धापा माठ बोल के एक जगह है जहां पे बॉडीज जलाया जा रहा है, क्रिमेट किया जा रहा है हिंदू पद्धति के हिसाब से। तो वहां ना वो तो ठीक है, अगर जो नॉर्मल जो क्रिमेशन जगह जहां पे है वहां जाने से लोग बड़े मार दंगा करके उनको निकाल रहे हैं। अब
अब पहली बात तो है कि पुलिस को भी मार रहे हैं लोग, तो लोग भी कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो सरकार इस वक्त सख्ती से और प्यार से अच्छे से डायरेक्टिव बनाए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस को एक्टिवेट करें। अब पुलिस मार खा रहा है ना, तो इसलिए पुलिस भी, उनको भी लग रहा है, वो भी लग रहा है कि हम कितना मार खाएं। तो एक तरह से जहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर को सेट करना है, वहां पे आप पुलिस को मार रहे हो। जहां पे आपको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, वहां पे आप मेडिकल सारी चीज छुपाए जा रहे हो। तो हर छुपाने में ही सारा गड़बड़ हो रहा है और वजह नहीं है। सब चीज एक्सेप्ट करना, मैं जो पहले कहा था, सब चीज एक्सेप्ट करना, जानकारी लेना और जानकारी लेके वहां पे करेक्टिव मेजर अमल करना, वो ही सबसे जरूरी था आज सरकार के लिए। जहां जहां पे फूल के इलाका में कितने मर्दंगा, आधी जगह पे लॉकडाउन है नहीं यहाँ पे राज्य में। ठीक ठीक ठीक, आप पुलिस पर हो रहे अटैक को लेकर सवाल पूछ रही हैं, आप लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल पूछ रही हैं, आप मरने वालों की जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं उसे लेकर सवाल पूछ रही हैं। राहुल चक्रवर्ती प्लीज, डॉक्टर फवाद अलीम हमारे साथ जुड़ गए, सीपीआई के लीडर है, प्लीज राहुल चक्रवर्ती प्लीज स्पीक ऑन योर टर्न नाउ सर, प्लीज लिसन टू स्पेशलिस्ट नाउ। डॉक्टर फवाद अलीम, आप डॉक्टर भी हैं सर और पॉलिटिकल पार्टी से भी आप ताल्लुक रखते हैं। बहुत बेसिक सवाल पर मैं आ रही हूं। कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस, जिसे WHO जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है, वेस्ट बंगाल में आकर उसकी परिभाषा ममता बनर्जी नए सिरे से गढ़ देती हैं सर। डॉक्टर अलीम, आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी 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 जी, देखिए आपने जो कहा है वो ये बात तो स्पष्ट है कि कोविड-19 के मुकाबले में हमारे देश में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। देश के आंकड़े तकरीबन 620 टेस्ट प्रति 10 लाख पर है, और अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली के तरफ नजर दे तो ये आंकड़े जो 620 के तकरीबन है वो इन 3 जगहों में सीमित रह जाती है। बाकी मुल्क में उस तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। बंगाल में ये आंकड़े तकरीबन 180 के करीब है और प्रति 10 लाख, ये जो हमारा राष्ट्र के जो आंकड़े हैं एवरेज है उससे कहीं कम है। तो टेस्टिंग के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत ही कम है, और हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं उससे पश्चिम बंगाल कहीं कहीं गुना पीछे है। तो ये परिस्थिति में टेस्टिंग नहीं हो रही हमारे मुल्क में, और एक राज्य दूसरे राज्य से ये प्रतियोगिता में लगी हुई है कि कौन सबसे कम टेस्ट करे। तो ये सूरत हाल है हिंदुस्तान का। पश्चिम बंगाल में ये जो डेथ सर्टिफिकेट देने का जो कमेटी बनी है, इसको जनस्वार्थ रूप में लेकर के हमने 6 अप्रैल को हाई कोर्ट में केस दर्ज की थी कि ये जनस्वार्थ का मामला है कि लोग के सामने अगर सही आंकड़े नहीं आएंगे तो लोग जिस तरीके से लॉकडाउन के साथ उनका जो हिस्सेदारी और भागीदारी करनी है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आज हमने देखा कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि ये डेथ कमेटी जो बनी है ये वो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों होने के बावजूद उनके ज्ञान में नहीं थे। उन्होंने इससे साफ मुकर दिया कि ये कमेटी किसने बनाया है मुझे मालूम नहीं। तो ये परिस्थिति है बंगाल की कि हम लोग के मुख्यमंत्री और जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, ये जो डेथ कमेटी बन करके उनके आंकड़े वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पेश कर रही है, वो खुलेआम कह रही है कि हमें मालूम नहीं है कमेटी किसने बनाई है। ठीक ठीक। दूसरी बात जो अहम बात है कि हमारा यहाँ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो हॉटस्पॉट और जो ये तय करने की बात है क्वारंटाइन एरिया, अगर हमारे टेस्टिंग नहीं हो, जो हमने केंद्र सरकार को भी हमारे जनस्वास्थ्य मामला में हमने कहा है कि केंद्र सरकार भी जिस तरीके से टेस्ट करने की जरूरत है नहीं कर रही है, उनका वकील भी अभी तक एफिडेविट जमा नहीं की है हाई कोर्ट में। ये बात तो स्पष्ट है कि मोदी और ममता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो लोग काम नहीं करना चाह रहे। ठीक। राहुल चक्रवर्ती, मरने वालों का आंकड़ा, टेस्टिंग, लोगों तक लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? महामारी के खिलाफ लड़ेंगे कैसे? आंकड़े छिपाकर जंग जीती जाती है। फवाद मेरी अच्छी दोस्त है, मगर फिर भी आज ये जो कहना जा रहा है इसमें मलाइन किसको कर रहा है? भाई ममता बनर्जी से मलाइन नहीं हो रहा है, ये बंगाल की सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं ये मानता हूं
जो कोई भी आंकड़ा नहीं छुपाना चाहिए, मगर जबरदस्ती पैनिक के लिए आंकड़ा दूं क्या? पैनिक के लिए आंकड़ा दूं क्या? जबरदस्ती ये बोलूं हाँ मौत हो रहा है कोरोना से? भाई आदमी तो ऐसा भी आदमी का मौत हो सकता है, हर मौत बड़ा दुखजनक है, अनफॉर्चुनेट है, मगर फिर भी सिर्फ कोरोना से आदमी का मौत नहीं हो रहा है। सुनिए मेरे को, ये राजीव सिन्हा जी क्या कर रहे थे? 72 प्लस 33 ऑल टुगेदर 105 केसेस, ये क्या कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सुनिए, जो आंकड़ा है वही जो है मौत उसी को दिखाई दिया, बाकी जो है ये कोमोर्बिडिटी क्या बता रहे थे लोगों को? प्रॉब्लम में हुआ है, जो बता रहे थे कोरोना वायरस इंसिडेंटल है, वो क्या बता रहे थे? कोरोना का बात कर रहा है तो मैं कुछ भी राजीव प्रताप रूडी जी, राजधानी आदित्य जी सर, गवर्नर इनके हिसाब से सियासत कर रहे हैं, विपक्षी दल तो चलिए मैं समझ सकती हूँ सियासत कर रहे हैं, इनके हिसाब से गवर्नर भी सियासत कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन्हें पैकेज चाहिए, लेकिन ये नंबर छिपाएंगे। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन इस डिबेट में ऐसे लग रहा है कि इनको नंबर्स की चिंता नहीं है, मरने वालों की चिंता नहीं है, लड़ाई की चिंता नहीं है, देखिए इन्हें पैसे की चिंता है। देखिए इस बात, हाँ मैं सिर्फ 2-3 विषय, अभी से लगभग 16 या 17 तारीख को पहला पत्र केंद्र सरकार का राज्य सरकार को गया, डीजी को गया, मुख्य सचिव को गया, और वहां उनको चिताया गया कि आपके यहां जो कोविड की टेस्ट है और जो व्यवस्था कायम की जाती है वो ठीक नहीं। उसके बाद भी कोई सुधार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो केंद्र सरकार ने ICMT इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजा, जिसे कुछ समय तक रोक के रखा गया। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि राज्यों के अधिकार है इन सब विषयों पर, लेकिन इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है, जैसे और भी 30 राज्य हैं उस प्रकार से पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के लगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उदाहरण के लिए आप सिक्किम ले लें, जिसका रास्ता जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से होकर के जाने वाले लोग सिक्किम में हैं, सिक्किम में एक भी केस नहीं है। उसी प्रकार से पूर्वांचल की तरफ जाने वाले बहुत सारे रास्तों का, असम में जाने का, वो पश्चिम बंगाल से है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर पश्चिम बंगाल में स्थिति बदतर होता है तो अरुणाचल जैसे राज्य, सिक्किम जैसे राज्य जहां एक भी केस नहीं है, इस संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र की सरकार इस बात को महसूस करती है। अब ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल को इस साल, देखिए इस साल और अगले साल के शुरू में 2 राज्यों को चुनाव में जाना है, एक पश्चिम बंगाल की सरकार है और एक बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। अब दोनों सरकारों को यह चुनौती है कि हमें जाना है, लेकिन नीतीश कुमार ने इतना दबाव होने के बाद भी जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, जो राज्य के हित में था, वो लिया। पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं उनके समक्ष आगामी चुनाव का मुद्दा बड़ा है। केंद्र सरकार साथ में खड़े होकर समर्थन दे रही है, भारत के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं है, भारत के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह सियासत इसमें आ रहा है और जिसमें प्रशासन की भी भूमिका दिख रही है। मेरा यही आग्रह है कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर आग भड़कता है कोविड का और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो पूरा भारत उससे प्रभावित होता है। शायद इस विषय में किसी को विषयांतर नहीं होना चाहिए, और मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि वो भी हमारे भारत का हिस्सा है, और केंद्र सरकार जैसे हर राज्य के साथ संवाद कायम कर रही है, उसी प्रकार से उस अच्छे वातावरण में पश्चिम बंगाल से भी कर रही है। इसके बीच में बहुत सियासत की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। ठीक है सर। राहुल चक्रवर्ती। अदिति जी, मैंने बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जो भारत के विषय है, मैं भी ये मानता हूं, ये सिर्फ बंगाल के विषय नहीं है, पूरा भारत के विषय है। और केंद्रीय सरकार इसमें इतना चिंतित है, जब निजामुद्दीन में 13,000 में ठहरा हुआ था तो वहां पे आंख बंद करके सोए हुए थे केंद्रीय सरकार ने। पूरा भारत में जो संक्रमण फैला गया, यही भी सही है। जब माइग्रेंट लेबर ने मुंबई में बंदरा का सामने, राहुल चक्रवर्ती, आपको जमात का बचाव करना बहुत जरूरी है। मैं सोच रही थी आप आएंगे इस पॉइंट पर, लेकिन अभी इस बहस को रोकेंगे, सीधे रुक करें। जनरल बिपिन रावत CDS बोल रहे हैं, सुनिए। Ensuring proper hygiene and sanitation at all times. And of course, when the government gave the call, whether it was through the ringing of bells or through lighting our houses at night, the nation stood together. I mean, our nation has shown the resilience to overcome such crisis by staying together. And as you can see, the motto that is written behind, frontline warriors today salute the corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the corona warriors, and in doing so,
on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypasts will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals, in particular the COVID hospitals, not just in the state capital of Delhi, but in almost every district of our country. With this, to express our strength that we stand by our police forces, the armed forces will also be laying wreaths at the police memorial on the morning of 3rd of May. The detailed itinerary of every event, the flypast, the showering of petals, the display by the Navy and the Army, will be given to you separately. So with that, I wish to thank you all media persons for being here today amongst us, conveying our message to the people of our nation that the armed forces stand solidly behind the nation, and we wish to utilize this opportunity to convey our gratitude to each and every Corona warrior who has been involved in this fight, and to every citizen of our country who have adhered to the guidelines that emanated from the government. If we are able to win this fight, it will happen because of the patience and the discipline displayed by every citizen of our nation. Thank you for a patient hearing. तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को आप सुन रहे थे साफ कहते हुए आर्म्ड फोर्सेस, जी आर्म्ड फोर्सेस देश के साथ खड़े हैं और अब बड़ी तैयारी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देश भर में लॉकडाउन को बढ़ाने से जुड़ी हुई ये खबर, 2 हफ्ते के लिए इसे बढ़ाया गया है। इससे पहले आपको ये भी याद होगा अलग अलग जोन्स में 3 जोन्स में बांटा गया था। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देश भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था, अब इसे 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। आज प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की थी, सीडीएस के साथ भी मीटिंग हुई थी और अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि देश भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था, अब लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत होगी। उसके बाद ज्यादा डिटेल्स के रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का। मनीष, और क्या डिटेल्स है इस बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि इस वक्त ये है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है देश भर में, क्या है डिटेल्स? देखिए, अभी सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है।
लेकिन उसमें जो दूसरी बड़ी राहत की बात है कि जैसा हमने आपको सुबह भी बताया था कि 3 जोन में देश को बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो अब ये फैसला लिया गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो लोग रह रहे हैं, जो एरिया है, वहां पर बड़ी छूट दी जाएगी, लोगों को तमाम तरीके के ईज दिए जाएंगे, यानी जो अब तक रिस्ट्रिक्शन हम देख रहे हैं उनमें छूट दी जाएगी। सारी जो गाइडलाइन के क्या क्या होगा, किस तरीके का होगा, इसको हम थोड़ी देर में ही आपके सामने डिटेल रखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से लॉकडाउन हम देख रहे हैं, अब तक जो हो रहा है वो उस तरीके का लॉकडाउन नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, इसके साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन लोगों ने पूरे देश में कोरोना को लेकर के जंग लड़ी है, इस मामले में चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनके लिए हमारे देश की सेनाएं भी बड़ा सम्मान देने जा रही हैं। उनके लिए फ्लाइंग पास किया जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर जो है हॉस्पिटल पे फूल गिराएंगे। बिल्कुल मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाया जाना है। मैं चाहूंगी आप और डिटेल्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल था कि 2 दिन बाद यानी 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन हटेगा, क्या इसे बढ़ाया जाएगा। और जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी 3 मई के बाद 2 हफ्ते का ये लॉकडाउन एक्सटेंशन है। मनीष, मैं चाहूंगी तफसील से आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया और क्या क्या वो फैक्टर्स रहे हैं कि सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और जो रिलैक्सेशन जिनकी बात ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में की जा रही है उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी हाँ, तो बिल्कुल हम आपको ये बात बता रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें कही गई। मसलन जो 3 जोन है जो हम बात कर रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसको लेकर के अलग अलग रूल बनाए गए हैं। यानी जो अब तक रेड जोन है, जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, वहां पर और सख्ती होगी, यानी और तरीके के रिस्ट्रिक्शन वहां लगाए। चलिए, मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर दे रहे हैं। लॉकडाउन 3.0, जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था। लॉकडाउन का सरकार ने 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं इस खबर पर आपका कमेंट चाहूंगी। सर, हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत गेन्स हासिल की है अपने लॉकडाउन के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो गेन्स जो है उन्हें बरकरार रखना चाहती है सरकार, और हम देख रहे हैं कि अब 2 हफ्ते के लिए से बढ़ाया गया है, ये कहते हुए कि ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है उनमें लोगों को रियायत मिलेगी। आपके यहाँ इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज था, और मैं समझता हूं कि पहला न्यूज होगा, एक तो सीडीएस चीफ का ऐलान कि पूरे भारतवर्ष में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कमांड डिफेंस चीफ है, सीडीएस के चीफ है, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का पूरे भारतवर्ष में कोरोना वॉरियर्स के लिए 3 तारीख को एक बड़ा डिस्प्ले होगा, जो एक बड़ा स्वागत योग्य है। इससे पूरे भारतवर्ष में सब एकजुट होकर फिर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करेंगे, जिसमें भारत की फौज की बड़ी भूमिका होगी। ये पहला समाचार आपके चैनल पर। और दूसरा बड़ा समाचार, उसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है, लेकिन औपचारिक रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि कल एक लंबी सूची रेड जोन्स का पब्लिश हुआ था, उससे ही अनुमान लगने गया था कि देश भर में बाकी स्थानों पर भी राहत होगा, लेकिन रेड जोन्स जहां जहां इंगित किए गए हैं या दिखाए गए हैं उन पर कड़ाई की जाएगी। तो ये दूसरा पहल जो है, क्योंकि हम एक तरफ कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ा है। 125 करोड़ के देश में एक साथ पूरे भारत को खोल देना संभव कतई नहीं था, और मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। तो केंद्र में और देश के प्रधानमंत्री समय समय पर एक एक चरणबद्ध तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर के इस पर निर्णय ले रहे हैं। तो अगर देश के हित में है कि हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन में और बढ़े, मुझे लगता है कि ये बड़ा सोचा समझा निर्णय होगा, और इसके साथ रियायतें क्या होंगी और रेड जोन्स क्या होगा, इसकी भी सूची साथ साथ प्रकाशित हो चुकी है। उसका जो गृह मंत्रालय जारी करता है निर्देश, मुझे विश्वास है कि शीघ्र इसकी घोषणा के साथ वो निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो अपने दर्शकों को लगातार जी न्यूज पर ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा था 3 मई को, 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है। 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आपको ये समझना है लॉकडाउन जोन वाइज उसके नियम और इंप्लीमेंटेशन होंगे। आपको याद होगा 3 जोन में हिंदुस्तान को बांटा गया था। लगातार ये खबर जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। ऑरेंज जोन, सबसे पहले ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं वहां पर रिलैक्सेशंस होंगे, रियायतें होंगी। जो रेड जोन्स हैं वहां पर लॉकडाउन के नियम अलग होंगे और ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्हें लागू किया जाएगा। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा का रुख कर लेते हैं। राहुल, मैं चाहूंगी, क्योंकि एक सूची जारी की गई थी, बाकायदा जोन में देश को डिवाइड कर दिया गया था,
रेड जोन, जब हम लॉकडाउन के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, 17 मई तक बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रहते हैं, उन्हें बताइए अब जब हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो कौन से इलाके जहां पर राहत और कौन से इलाके जहां पर कोई छूट नहीं, तीनों जोन वाइज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रेड जोन जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और वही रिस्ट्रिक्शंस जो कि अभी भी लॉकडाउन में रहे हैं। इसमें जो कहा गया है खासतौर से आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो पहली बात यह कि इसमें अब एक गाड़ी में सिर्फ 2 व्यक्ति ही चल सकते हैं, जो स्थिति अभी भी यहाँ पर लागू है लॉकडाउन के दौरान। यानी कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 की संख्या में किसी गाड़ी में मूवमेंट नहीं कर सकता। और मूवमेंट के लिए ये पहले से ही पता है कि ऐसी जगहों पर जहां खास तौर से हॉटस्पॉट्स हैं या वो एरिया जहां की जो रेड जोन है, वहां पर आपको बाकायदा पास लेना पड़ता है, उसकी जरूरत महसूस की जाती है, जरूरत है, वो महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो खास बात कही जा रही है वो कही जा रही है SEZ एरिया जो आ रहे हैं, जो कि रेड जोन में आ रहे हैं, वहां पर जरूर छूट दी गई है। कुछ निश्चित निर्धारित नियम है, उन मानकों को आधार बना करके ये कहा गया है कि आप यहां पर एक्टिविटीज ओपन कर सकते हैं। यानी जो भी रेड जोन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको अब वहां पर फैक्ट्रीज ऑपरेट करने की, कंपनीज अपनी खोलने की सशर्त उनको अनुमति है। लेकिन इस सब के बीच में जो कहा जा रहा है उसमें खासतौर से जो अर्बन एरिया है उसमें जो दुकानें हैं, खासतौर से जो मॉल्स हैं, उनको अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है रेड जोन में, उनको खोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में अर्बन एरिया में जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन है, यानी कि वहां खुल सकता है। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। रेड जोन में आने वाले जो मॉल्स हैं उनको नहीं खोलना है, उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें कई और इसमें कही जा रही है। राहुल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आप शॉपिंग मॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी जो ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, ठीक है, मनीष भी हमारे साथ है, मनीष से क्लैरिटी हासिल कर लेते। देखिए, यहाँ पर राहुल से बात हो रही है, हम जो रिलैक्सेशंस पहले भी दिए गए होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशंस द्वारा, उनको लेकर बार बार बात कर रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन, उनमें किस तरह के रिलैक्सेशंस हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे दर्शक जो हैं, करोड़ों दर्शक यही जानना चाहते हैं। और रेड जोन को लेकर क्या कह रही है सरकार? देखिए, जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं कि जो रेड जोन है उसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने जा रही है, हॉटस्पॉट एरिया है वहां और ज्यादा सख्ती होने जा रही है। हमने आपको पहले बताया कि जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, वहां पर सरकार छूट देने जा रही है। आपने पूछा किस तरीके का रिलैक्सेशन होगा। देखिए, जो अभी तक है कि जो नेबरहुड शॉप्स है, जो दुकानें हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में है, उसको खोला जा सकेगा। इसके साथ ही साथ सर्टेन आवर्स दिए जा रहे हैं, यानी 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में जो जरूरी काम से जो लोग निकलेंगे उनके मूवमेंट को छूट दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेन रोड की बात करेंगे, जैसे दिल्ली या बाकी शहरों में, तो मेन रोड पर किसी को इस दौरान भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए छूट होगी जो चाहे दुकान जिनकी हो या फिर इस तरीके की किसी बिजनेस से वो जुड़े हो, जो सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दिया हुआ है। इस जो गाइडलाइन है उसमें यही बात कही जा रही है बार बार कि चूंकि ये क्रूशियल स्टेज है जहां पर सरकार ये चाहती है कि लोग सफर न करें। हॉट स्पॉट के जो एरिया जहां केसेस मिल रहे हैं वहां पर सख्ती रखी जाए, उन एरियाज पर सरकार कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जो बाकी इससे जो जुड़े एरिया हैं वहां पर जो अब तक रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं उस रिस्ट्रिक्शन में ढील देने की बात हो रही है। सवाल रेलवे सेवा और हवाई सेवा से भी जुड़ा रहेगा। मैं एक कमेंट ले लेती हूँ जो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे दर्शकों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। वो जानना चाहेंगे कि जो ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है वहां पर किसी तरह के रिलैक्सेशन है इन्हें लेकर भी, या जो पाबंदी है वो बरकरार रहेगी। शहजाद, अब हम लॉकडाउन 3.0 की बात कर रहे हैं। 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0, बार बार अपने दर्शकों को ये याद दिलाते हुए, डिपेंड करता है आपके यहां इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इस बात पर कि आपका जिला कौन सी जोन में आता है, क्योंकि 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड जोन। रेड जोन में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वहां पर रिलीजियसली रूल्स को फॉलो किया जाएगा, सबसे ज्यादा बाइंडिंग है। लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, वहां पर रिलैक्सेशंस की बात है। शहजाद, आप पहले और उसके बाद डॉक्टर हलीम आपका कमेंट।
मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस निर्णय का। देखिए, हालांकि हम लोगों ने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में बहुत सारी सफलता हासिल की है। आपको पता होना चाहिए कि कोविड के डबल होने की जो दर है वो बहुत अब 11 दिन हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो सावधानी और सतर्कता है उसको ढीली करें। और मुझे लगता है जो ग्रेडेड अप्रोच है, ये दुनिया भर में जो तमाम साइंटिफिक मेडिकल माइंड्स है वो इसी तरीके का अप्रोच अपना रहे हैं। ये कोई फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मिलकर अकेले नहीं किया है। उन्होंने देश के सर्वप्रथम जो सबसे अच्छे साइंटिफिक और वैज्ञानिक माइंड है, मेडिकल माइंड है, उनको कंसल्ट करके एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में जो एक कदम उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ये देश के भले के लिए है और देश को इसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। डॉक्टर हलीम, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले लॉकडाउन में हमें जो करनी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तुलना, हम लोग वो काम नहीं कर पाए, इसीलिए सेकेंड लॉकडाउन को हमें बुलाना पड़ा। और सेकेंड लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोग वो काम नहीं कर पाए जो हमें तैयार करनी थी लॉकडाउन से निकलने के लिए, इसीलिए तीसरी लॉकडाउन बुलाई जा रही है। ये बात तो स्पष्ट है कि अभी वर्ल्ड मीटर में हमारा जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहीं पर भी नहीं कहती कि हमें मालूम है सही तरीके से कहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स या एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो इस बीमारी को फैला सकते हैं। हमने मात्र महज 654 केस प्रति 10 लाख आबादी की है, और वो भी जैसे मैंने पहले कहा वो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में केंद्रित है। बाकी हिंदुस्तान में जो एसिम्टोमेटिक कोरोना वायरस है जिसे क्लस्टर टेस्टिंग कहते हैं, वो क्लस्टर टेस्टिंग का काम हमने बहुत देरी से शुरू की। किट में प्रॉब्लम हुई, वो किट को वापस बुलाना पड़ा, सरकार की निकम्मापन हुई। दूसरी बात है, अभी जो परिযায়ী श्रमिक है, जो पलायन भित्तिक श्रमिक है, ये श्रमिक सारे हिंदुस्तान में अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन में फंसे हुए हैं। इन्हें वापस घर लौटाने का जो काम है वो काम शुरू करने के लिए सबसे सर्वप्रथम करनी थी केंद्र सरकार को इनकी तालिका बनानी थी। केंद्र सरकार को मालूम ही नहीं है कि हमारे एक राज्य से भिन्न राज्य में जाकर के जो श्रमिक काम कर रहे ये कौन है, कितने तादाद में है, वो कैसे वहां पर है, वो घर कैसे लौटेंगे। तो ये तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। हम अपने दर्शकों को लगातार जी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जिसका सीधे सरोकार आपसे, आपके कामकाज से, आपकी रोजी रोटी से, लॉकडाउन को बढ़ाया गया है 2 हफ्तों के लिए। लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा है 3 मई को और अब 4 मई से 17 मई लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है। इस खबर को बहुत बारीकी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। आप किस जोन में है इस पर डिपेंड करता है कि आपको रियायत क्या मिलेगी। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा हमारे साथ हैं, क्योंकि इस देश को 3 जोन्स में बांटा गया है। जो लोग ग्रीन जोन में आते हैं वहां पर क्या रियायतें हैं, क्या वहां पर अब शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, क्या वहां पर स्कूल्स को लेकर क्या ऐलान है। वैसे गर्मियों की छुट्टी होती है ज्यादातर जगह पर, क्या रिलैक्सेशंस हैं ग्रीन जोन की बात करें। आदित्य, मैं 3 चीजें आपको बड़ी जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो लोग सुनना चाहते हैं। रेड जोन में हमने बता दिया क्या स्थिति होगी। रेड जोन में यह भी बता दिया कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो एसेंशियल सामान की चीजें हैं, आवश्यक जरूरतों के सामान की चीजें हैं, वही दुकानें खुल सकती हैं, इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से रेड जोन में, वो ये कि जितने भी कॉमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको रेड जोन में खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसमें कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, डेटा और कॉल सेंटर हैं, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं और बाकी कई सर्विसेज को रेड जोन में अलाउ किया गया है। यानी कॉमर्शियल सर्विसेज को रेड जोन में अलाउ कर दिया गया है सरकार की तरफ से। लेकिन इसमें जैसे सैलून है और कुछ इस तरीके की चीजें हैं, दुकानें, उनको नहीं खोला जाएगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको रेड जोन में इजाजत दी गई है। ऑरेंज जोन की स्थिति लगभग रेड जोन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने कहा कई सर्विसेज को इजाजत दी गई है, कमर्शियल सर्विसेज को खोला गया है, तो ऐसे में आवाजाही के लिए क्या इंतजाम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है फिर? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो अभी स्थिति सामने आ रही है उसमें ग्रीन जोन में बताया जा रहा है। रेड जोन की अभी इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं, लेकिन ग्रीन जोन जो बता रहा है वो कह रहा है कि एक तो सारी तरीके की गतिविधियों की इजाजत इस जोन में सरकार की तरफ से दी गई है। इसमें लेकिन इतना है कि कुछ गतिविधियां हैं जिसमें संख्या को एक तरीके से कह सकते हैं नियंत्रित करने के लिए कोशिश जरूर की गई है। यानी कि कुछ गतिविधियां होंगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि इतनी संख्या से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। जो महत्वपूर्ण बात आप मुझसे पूछ रही थी
वो ये कि यहाँ पर बसेस सर्विस शुरू कर दी जाएगी, यानी ग्रीन जोन में बसेस सर्विस शुरू होगी, लेकिन 50% सीट्स की कैपेसिटी के साथ में, यानी एक बस में सिर्फ 50% लोग ही बैठ सकते हैं, यानी 50% लोग बैठेंगे एक बस में और वो मूवमेंट कर सकते हैं। ग्रीन जोन में जितने भी गुड ट्रैफिक्स हैं उनको परमिशन है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। वहां पर किसी भी तरीके के बॉर्डर ट्रेड पास दिखाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक ठीक, एक बार फिर से आपको वो तारीख दिखाते हैं। इस तारीख को अब आप मार्क करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, और वो तारीख है मई 17। जी हाँ, 17 मई, लॉकडाउन 3.0, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन, 4 मई से 17 मई, और इसीलिए हम कह रहे हैं 17 मई मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में। राजीव प्रताप रूडी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, आपका कमेंट। नहीं, मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आपके जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, मैंने पूरे अभी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का खंगाल दिया, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो ऑर्डर आया है 1 मई को, जो माइग्रेंट्स का जो ऑर्डर आया है, उसके बाद अभी तक गाइडलाइंस कहां प्राप्त हुए हैं। शायद मुझे हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसमें क्लैरिफिकेशन का, कि ये जो एक्सटेंशन का ऑर्डर है और एक्सटेंशन के ऑर्डर के बाद क्या नए गाइडलाइंस हैं, ये शायद अभी तक प्रकाशित होता हुआ मुझे नहीं दिखा है। और अगर हुआ है तो वो हम लोग जानना चाहेंगे। इसमें थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए, क्योंकि फाइनलिटी में ग्रीन जोन्स वही होंगे जो रेड जोन, और ग्रीन जोन के बीच ऑरेंज जोन वही होंगे जो रेड जोन ग्रीन जोन नहीं होगा। यहां तक आया है। इसके बाद का नोटिफिकेशन, पुराना नोटिफिकेशन है जो 16 तारीख का, वो हम लोग जानते हैं। इसके पश्चात थोड़ा इंतजार करना चाहिए अंतिम फाइनल फैक्ट्स क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर क्या आता है, तो उसके बाद शायद इसको विश्लेषण करना उचित होगा। ये बात सही है कि एक्सटेंशन का निर्णय लिए इसके अभी फाइनल गाइडलाइंस हम लोग बिल्कुल ये जो पॉइंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, या ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, वो अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज है जो कि बता रही है कि 4 मई के बाद जो भी एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 वीक्स, जो बताती है कि किस तरीके से 2 हफ्ते के लिए इसको एक्सटेंशन किया गया है। ये प्रेस रिलीज है, और उस प्रेस रिलीज में ही ये तमाम बातें बताई गई हैं। उनको विस्तार से समझाया गया है कि रेड जोन में क्या क्या चीजें हैं, ग्रीन जोन में क्या क्या चीजें हैं, और ऑरेंज जोन में क्या क्या चीजें। ठीक, अपने दर्शकों को एक बार, राहुल चक्रवर्ती आ रही हूं मैं आपके पास, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश सिर्फ खबर दिखाना नहीं, खबर समझाना होता है। तो इस वक्त पहली बात मार्क कर लीजिए, लॉकडाउन 2.0 3 मई खत्म हो रहा था, अब 2.0 3 मई को, अब 3.0 की बात है जो कि 4 मई को शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा दिया है 3 मई के बाद। अब समझिए आपके लिए इसका क्या मतलब है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस देश में कौन सी जोन में रहते हैं, आपका जिला कौन सी जोन में आता है। देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन जहां पर रिलैक्सेशन की बात है, और रेड जोन जो अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां पर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। अब इन जोन्स में जो रिलैक्सेशंस हैं, ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा रिलैक्सेशंस क्योंकि कोई संक्रमण के केसेस नहीं, ऑरेंज जोन लगातार बेहतर होते हुए तो कुछ रिलैक्सेशंस, और रेड जोन में फिलहाल कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं क्योंकि संक्रमण को रोकना इन इलाकों में चैलेंज है। और ये वो तारीख है जिसे मैं आपसे बार बार कह रही हूं, इसे मार्क करके रख लीजिए, 17 मई 2020। राहुल चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल कितना तैयार? 2 हफ्ते का एक्सटेंशन। मैंने सुन रहा था आपका ये पूरा विषय। जी जी जी। मैंने देखिए, लॉकडाउन अगर चलेगा देश के लिए, अगर हित है तो सही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस पे है, राज्य सरकार ने कुछ जोन भी मार्क किया है, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। ये बड़ा कंफ्यूजन का बात है, कौन सा कौन एरिया में गिर रहा है। दूसरा, मैं सुन रहा था आपका रिपोर्टर ने बता रहा था, जो भाई रेड जोन में वेयर हाउस वगैरह ये वगैरह खुला रहेगा, तो अगर वो खुला रहेगी तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? अगर रेड जोन में वहां पे पहुंचना है कॉमर्शियल एस्पेक्ट के लिए, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा? तो उसमें ये डिफरेंशिएट कैसा किया जाएगा, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ये ऑरेंज है, कौन सा ग्रीन जोन है? अगर ऐसा चलता रहेगा तो बड़ा मुश्किल की बात हो जाएगा। अगर लॉकडाउन है तो पूरा लॉकडाउन चले, अगर लॉकडाउन नहीं है तो लेकिन राहुल चक्रवर्ती, वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें एक भी मामला नहीं है सर, जहां एक भी मामला नहीं है, और वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खतरा है सर, आप दोनों को एक स्केल पे कैसे रखेंगे? और आपके सवाल का जवाब सर, 3 जोन में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। बाकी मैं फ्लोर दे रही हूँ राजीव प्रताप रूडी को, लेकिन 33 जोन में क्लियरली बांट दिया गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। ठीक है, सुनिए, डिपेंडिंग ऑन द केसेस। आप जवाब दे लीजिए राजीव चैनल पर आता हूं, मैं कई बार जब टेलीविजन चैनल पर आता हूं तो मुझे महसूस होता है कि देश पर युद्ध हो, देश पर आक्रमण हो,
और वैसी ही स्थिति है जो दुनिया में कभी देखा नहीं है। और वैसे स्थिति में किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तर्क से बाहर हट करके कुछ भी बोलते हैं, उनको ये लगता है कि उनके नेता उनकी बात को सुन रहे हैं, उनके राज्य में उनके वर्कर्स और फॉलोअर्स सुनते हैं, और वो अपने प्रांत के खिलाफ बोलते हैं, अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, अपने वतन के खिलाफ बोलते हैं, अपने लोगों के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि खाली है। हम एक्सपर्ट नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम ICMR नहीं है, हम दुनिया नहीं है, लेकिन अगर सरकारें, चाहे उनकी अपनी सरकार हो या देश की सरकार, विमर्श करके, रिसर्च करके, अध्ययन करके, एक्सपीरियंस पर, दुनिया के एक्सपीरियंस पर सभी सिद्धांत, सभी एक्सपर्ट्स को लगा करके अगर कोई निर्णय लेता है, तो मैं और आप टेलीविजन चैनल पर बैठ करके दुनिया को समझाने की आपने इसको रेड कैसे कर दिया, आपने, इससे ज्यादा शर्म का विषय नहीं होता है। और मैं TMC के प्रवक्ता से आग्रह करना चाहूंगा, आप पढ़े लिखे लगते हैं, कृपया मेरा आग्रह है कि आपकी भी राज्य सरकार और आपके भी लोग इस बात से सहमत होंगे। आप तो बिल्कुल हर विषय को उलट करके ऐसा बात रख रहे हैं, पूरा सब लोग, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। इस देश का कोई भी नागरिक इस बात को मानेगा, एक साधारण सा टीवी एंकर का जो कर्मचारी हमारे घर पर आता है, या एक साधारण रिक्शा वाला, एक ठेला वाला भी, वो भी, उसको भी सरकार पर भरोसा है। पश्चिम बंगाल के हमारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो TMC को है, उनको ना अपने सरकार पर भरोसा है, ना देश पर भरोसा है। और ये लोग, ऐसे ही लोग देश में भ्रम पैदा करते हैं, लोगों के जान पर आफत करते हैं। मेरा आपसे विनती है, कम से कम सरकार के बड़े चुनौतियों को आप, जब ये पूरा समय खत्म हो जाएगा, आप हमें बहुत 20 बातें बोलना कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, आज तो कम से कम उनके साथ चले। मैं दूंगी फ्लोर राहुल चक्रवर्ती आपको काउंटर करने के लिए, शहजाद पूनावाला आपका भी पॉइंट लूंगी, लेकिन इस वक्त जो तारीख आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। अगर आपने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आप सही देख रहे हैं, लॉकडाउन 3.0। जी हाँ, लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 2.0 जो खत्म हो रहा था 3 मई को, अब 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। तो लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक आपको क्या फायदा, क्या रियायतें, क्या छूट मिलेगी, एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि ये लॉकडाउन एक ही फॉर्मेट में पूरे देश में इस लिहाज से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कि देश को 3 जोन्स में बांटा गया है। ग्रीन जोन कोई केस नहीं, ऑरेंज जोन जहां पर लगातार इंप्रूवमेंट, और रेड जोन जो लगातार हॉटस्पॉट बनी हुई है, संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो डिपेंड करता है आप इन 3 जोन्स में से आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव, आपका इलाका किस जोन में आता है, और उसी पर निर्भर करता है आपको क्या छूट या क्या राहत या क्या पाबंदियां आपको 3 मई के बाद भी देखनी है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं जी न्यूज को ध्यान से सुनिए, आपके काम की हर जानकारी, कहां पर आपको छूट मिल रही है, कौन से जोन में छूट मिल रही है, कहां पर पाबंदियां बरकरार है, पूरी डिटेल्स मेरे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती बोलिए सर। लेकिन मैंने एक सवाल करना चाहता हूँ अदिति जी। सर आप सवाल ही तो कर रहे हैं सर। सर एक बात तो बताइए मुझे, थोड़ी देर पहले आप पैसा कर रहे थे सर, सुनिए तो, राजीव जी पहले थोड़ी देर पहले आप पैसा कर रहे थे सर, थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना सर, पैसा कर रहे थे। मेरा बात तो सुनिए, मेरा बात तो खत्म कर सुन, तो मेरा सवाल सुन लीजिए ना आप तो आप सियासत कर रहे हैं सर इस टाइम पे, सिर्फ सियासत का बात नहीं है। पहला बात तो ये है, राजीव जी से मैं ये भाषा उम्मीद नहीं किया, पहला बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है, मैं बड़ा सोच समझ के एक बात सवाल किया, जो भाई रेड जोन में अगर हर चीज खुला रहेगा या वेयर हाउस अगर कुछ चीज खुला रहेगा तो उस पर आदमी का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? तो ये गलत कहानी का क्या सवाल कर दिया? ये सवाल करना हक सबका है। आपका जो अच्छा लगेगा उसको जवाब दीजिएगा, आपका जो खराब लगेगा उसको जवाब नहीं दीजिएगा। बांटा गया होगा ना, ये देश की वेस्ट बात है, बंगाल हिंदुस्तान में ही है ना सर, वेस्ट बंगाल कहीं बाहर तो है नहीं, हिंदुस्तान में ही वेस्ट बंगाल आता है ना सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप लोग राजनीति पर ले आ रहे हैं, आप सियासत पर ले आ रहे हैं, हम लोग नहीं चलना चाह रहे। बहुत बढ़िया, हम ये चाह रहे हैं इस समय सियासत आप कर रहे हैं, कटघरे में दूसरे खड़े हो। बहुत बढ़िया। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला सर, या तो आपको समझ नहीं आया सर, या आप समझकर भी अनजान बनना चाहते हैं। जान अनजान है सर, प्लीज जानकर अनजान मत बनिए। शहजाद पूनावाला, विरोध से ज्यादा ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को विरोध करना जरूरी है। प्रॉब्लम तो ये है। मैंने सवाल किया जी राहुल जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है राहुल जी, मैंने आपकी बात सुनी, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए अदिति जी, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 का जो मूल फलसफा था वो था जान बचानी है। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी चेंज की और हमने कहा जान भी बचाएंगे और जनजीवन मतलब लाइवलीहुड भी बचाएंगे, लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों बचाएंगे। अब लाइफ रेड जोन में लाइफ बचाना ज्यादा अनिवार्य है,
इसलिए वहां पे कम एक्टिविटीज खुली होंगी, उसलिए वहां पर कुछ चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। जहां पर लाइवलीहुड बचाना अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, मतलब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, वहां पर एक्टिविटीज खुल जाएंगी। ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ग्रीन जोन में प्योर ग्रीन है, मतलब प्योर गो है, आप गो कर सकते हो हर एक्टिविटी को। अब रेड जोन में कम एक्टिविटीज है। अब जो सवाल राहुल जी उठा रहे हैं उसमें कुछ तर्क हो सकता है, और हर चीज का फैसला टीवी डिबेट में ही हो जाए। राहुल जी, चीखने की तो जरूरत नहीं है। राजीव प्रताप रूडी पे और शहजाद पूनावाला पे चीखने से आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। दारू और शुगर की दुकानें, आपने स्वीट की दुकानें बंगाल में चालू रखी, जुमे की नमाज अदा करने दी, तब आपको ये सब नहीं समझा। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हावड़ा में, तब आपको नहीं समझा। अब राजीव प्रताप रूडी और शहजाद पूनावाला आपसे चिल्लाने से क्या आपकी समस्या सुलझ जाएगी क्या? जरा सुनिए ना भैया, ये गलत क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? आप पता है एक शब्द अब चल रहा है, कोविडियट। आप कोविडियट की तरफ पेश आ रहे हैं सर। अब आप कोविडियट की तरफ पेश आते हैं। आप बड़ा सम्मान करता हूँ मैं आपका। एज अ सेंसिबल पर्सन आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ना आप मुझे बताओ कि दारू की दुकान, स्वीट की दुकान, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद चालू, हावड़ा में पत्थरबाजी के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए परमिशन देना, कहां पे ये आप करते हो? भाई जब सरकार एक ग्रेडेड अप्रोच लेती है तो आप राजीव प्रताप रूडी को कोसते हो, आप शहजाद पूनावाला को कोसते हो, नरेंद्र मोदी को कोसते हो। ये क्या हुआ? ममता दीदी ने आपको, प्रशांत किशोर ने बोला, प्रशांत किशोर ने एडवाइस दिया है आपको कि आप जाकर सबको गाली दो। आप बताओ मैं कौन सा पॉलिटिक्स कर रहा हूं? मैं नहीं, कहां से इंफॉर्मेशन मिला आपको? मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जी रहे मंत्री वही समझा पाएंगे। मेरे तो बस के बाहर की बात है। मैं जिसको नहीं समझना है, जिसको आंखें नहीं खोलनी, उसके आंखें नहीं खोल सकते। जो पता नहीं सोने का प्रेटेंस कर रहा है उसको कैसे जगह? थोड़ा सा आपको लग रहा है कोरोना का विरोध करना नहीं, आप चाहते हैं सब बंगाल का विरोध करें? एक सेकेंड नहीं, राजीव जी आपको मैं दामोदर ये देता हूँ, आप समझा सकते तो प्लीज। अभी दर्शकों की दिलचस्पी, अभी दर्शकों की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा ये जानने में कि खबर उनके क्या काम की है। सियासत बाद में आएगी। देश भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। आपको याद दिला देती हूँ, लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो रहा था। अब लॉकडाउन 3.0 जो कि 4 मई से शुरू होगा, 17 मई तक के लिए उसे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 3.0 के डेट्स आप मार्क कर लीजिए। 4 मई से लेकर 17 मई तक। आपको यहाँ पर यह भी याद दिला दूं, आप कहां पर हैं, आप जिस जोन में हैं उस पर डिपेंड करेगा आपके लिए पाबंदी है, आपके लिए छूट है तो किस लेवल की है, कितनी दी जाएगी। देखिए, अब वो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये इस बात पर निर्भर करेगा आपको जो छूट मिलेगी कि आप कौन सी जोन में आते हैं। आप ग्रीन में हैं, आप ऑरेंज में हैं, या आप रेड जोन में आते हैं। अगर आप ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आते हैं तो वो कोरोना के लिहाज से, कोरोना के संक्रमण के लिहाज से सेफ हैं, इसलिए वहां पर रियायतें, छूट ज्यादा है। अभी देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर मैं सवाल कर रही थी, उससे जुड़ा हुआ क्लैरिफिकेशन भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हवाई सेवा, रेल सेवा और मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेगी। समझ लीजिए इसे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल सेवा हो, मेट्रो सेवा हो या हवाई सेवा हो, क्योंकि हमारे कई दर्शक लगातार ये सवाल हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे पूछ रहे थे, तो उनके लिए ये क्लैरिटी है कि हवाई सेवा, रेल सेवा और मेट्रो 17 मई तक बंद है। साथ ही जो प्रेस रिलीज आई है इस फैसले के बारे में और ज्यादा डिटेल्स देते हुए साफ साफ ये कहा गया है कि ये डिसीजन जो जोन वाइज कैटेगराइजेशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो जोन वाइज कैटेगराइजेशन है वहां पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। राहुल चक्रवर्ती जी, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूं, कितना खतरा है संक्रमण का। सर, हंसने की बात नहीं है, क्लैरिटी की बात है। आप जाएंगे अपने सूबे में तो लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन दीजिए सर। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इस वक्त पर। और आपसे भी जिस सवाल से आप चिढ़े हैं सर, वो सवाल ये था, मौत का आंकड़ा छिपाया क्यों जा रहा है? जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे, जब तक उसके आंकड़े को नहीं समझेंगे, तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? तो इसलिए सवाल है, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी। देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त किया और आईसीएमटी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बाद से सवालों का एक कटघड़ा और उनके द्वारा अपने ही आईसीएमटी पर एक ऑडिट बैठाना और उस पर चर्चा करना
देखिए, हमारी नीयत कोई नहीं है कि पश्चिम बंगाल भले ही वहां चुनाव हो उसको नीचे दिखाने के और उनके कार्यकर्ताओं का या उसके मुख्यमंत्री को किसी रूप से, वो भी एक संवैधानिक पद पर है। हमारी चिंता भारत के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए, और देश के प्रधानमंत्री हो, भारत की सरकार हो, और जो संवाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से स्थापित किया है। देखिए, जिस प्रकार के भ्रामक समाचार पश्चिम बंगाल से निकल के आते हैं, अब कल परसों एक वीडियो पर था कि एक अस्पताल में बहुत सारी लाश पड़ी हुई है। अब इस प्रकार का भ्रामकता, और वहीं के किसी कर्मचारी ने इस बात को प्रकाशित किया था, तो इससे भ्रामकता भी पैदा होता है और कई बार आशंका भी पैदा होता है कि सत्यता इसकी क्या है, जरा जान ली जाए। तो और अगर इन सब बातों में सत्यता हो तो ये बहुत खतरनाक प्रतीत होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता है, हम कोई आपको छोटा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने कह दिया है कि भाई रेड जोन में वेयरहाउस कैसे खोलेंगे। मैं कहां कह रहा हूं, ये तो गाइडलाइंस जो जिस जगह के लिए तय किया गया है वो वहां पर लागू होगा, और जो लागू नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो बिहार की सरकार हो, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो। और सरकारों को भी एनडीएमए एक्ट, जो केंद्रीय एक्ट है, उसके तहत जो केंद्र सरकार गाइडलाइंस देती है, उसके अतिरिक्त भी राज्य सरकारों का अधिकार है। आप अगर शराब बेचवाना चाहते हैं तो आप शराब भी बेचवाएं, आप स्वीट में, तो वो उस पर कोई नहीं है, लेकिन सबके हित में ये निर्णय हो, ये बड़ा आवश्यक है। और हम आपके खिलाफ नहीं है, कृपया इस बात को महसूस करें। जो बेचना है बेचिए, पर ये इंश्योर कर लीजिएगा राहुल चक्रवर्ती, बस कोरोना वायरस का संक्रमण मत बेच दीजिएगा, लोगों को इकट्ठा मत होने दीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। और आपको थोड़ी सी और जानकारी जी न्यूज पर ब्रेक में जाते जाते दे देती हूँ राहुल चक्रवर्ती, आपकी क्लैरिटी के लिए भी, और हमारे दर्शक जिन्हें किसी तरह का कंफ्यूजन हो। तो ग्रीन जोन्स वो जोन्स हैं जहां पर आज तक कोई कंफर्म्ड केस नहीं आया, या फिर कोई केस पिछले 21 दिनों में नहीं आया। रेड जोन में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कितने एक्टिव केसेस हैं, वहां पर लोगों के ठीक होने की दर क्या है और केसेस के डबल होने की दर क्या है। साथ ही टेस्टिंग और सर्वेलांस के फीडबैक के आधार पर रेड जोन डिसाइड की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर देखिए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को लेकर पूरे डिटेल्स हमने आप तक पहुंचा दीजिए। अब आप अपने कैलेंडर में 17 मई मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो तारीख जब लॉकडाउन 3.0 खत्म होगा। 4 मई को शुरुआत और 17 मई को इसका अंत। इस उम्मीद के साथ नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और उनका पालन भी होगा, और लॉकडाउन 4.0 की नौबत नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपील के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश भर में एक बार फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई तक था, और अब 2 हफ्ते के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई से आगे बढ़कर अब 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0। आपको बता दें, पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी, और ऑरेंज और ग्रीन जोन में
राहत दी जाएगी। अब ये कितनी रिलैक्सेशन दी जाएगी ये हम तफसील से समझते हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। राहुल, अब ये बताइए हमारे दर्शकों को, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, क्या क्या रिलैक्सेशन, क्या राहत दी गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है वो ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों के लिए, यानी वहां जहां की अब कोई किसी तरीके का कोरोना का कहीं कोई केस नहीं है पिछले कई दिनों से, उस जोन को ग्रीन जोन में रखा गया है। ग्रीन जोन के जो जिले आएंगे उनकी लिस्ट सबसे थोड़ी देर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर सभी तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको एक तरीके से इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ खास गतिविधियों को छोड़ करके, जैसे कि ट्रेन है, बस है, मेट्रो है, रेलवे है, इस तरीके की सर्विसेज नहीं होंगी, लेकिन बाकी और सारी एक्टिविटीज चालू रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन के लिए राहत भरी बात इसमें यह है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं उन एक्टिविटीज को छूट मिली है। खासतौर से कुछ सेक्टर्स हैं जिनको कहा गया है कि वहां पर लिमिटेड संख्या के साथ काम किया जा सकता है, वहां कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस खासतौर से शॉपिंग मॉल्स पर हैं, सैलून पर हैं, स्पा पर हैं, और ये ऑरेंज जोन के लिए भी यही स्थिति बताई गई है। ऑरेंज जोन में सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर बस सेवा जरूर शुरू की जा रही है 50% लोगों के साथ में, यानी एक बस में 50% लोग ही सवारी कर सकते हैं। इस तरीके की छूट के साथ में फिलहाल नई गाइडलाइंस सामने आ रही है। जी राहुल, और ऑटो और टैक्सी को लेकर अलग अलग जोन्स में क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, रेड जोन में अभी वही स्थिति है जो कि पहले की तरह रहेगी, यानी वहां कहीं कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर पास लेकर के जो सफर कर रहे थे उसमें एक 2 व्हीलर पे 2 लोग और 4 व्हीलर पर भी 2 ही लोग सफर कर सकते हैं, यानी एक ड्राइवर और एक उनके साथ। इसके अलावा और किसी को इस तरीके की छूट नहीं दी गई है। ऑरेंज जोन में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन को लेकर के ये स्थिति नहीं बताई गई है। इसका मतलब कि जो पुरानी व्यवस्था थी लॉकडाउन से पहले की, वही व्यवस्था अब ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। जी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान ये सभी जोन्स में बंद रहेंगे? ये सभी जोन में 17 मई तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 17 मई तक, अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हवाई सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी, रेल सेवा बंद रहेगी, मेट्रो सेवा बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज हैं वो सब बंद रहेंगे। जी, तो कुल मिलाकर हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा ये हर जोन में 17 मई तक बंद रहेगी। साथ ही शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, स्कूल, कॉलेज ये हर जोन में 17 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, ये भी सभी जोन्स में बंद रहेंगी। लेकिन जैसे राहुल बता रहे हैं कि जो बसेज हैं वो, अगर हम ग्रीन जोन की बात करते हैं तो वहां पर 50% सवारी के साथ बसों को इजाजत होगी, और जो टैक्सी हैं उसको लेकर अलग अलग रूल्स हैं, और बाइक पर अगर कोई जाना चाहता है राहुल, उसको लेकर भी कोई नए नियम बनाए गए? देखिए, 2 व्हीलर्स के लिए 1+1 की पॉलिसी इस गाइडलाइंस में बताई जा रही है, और ये रेड जोन के लिए भी रखी गई है, ये ऑरेंज जोन के लिए भी रखी गई है। रेड जोन में जो 4 पहिया वाहन है, यानी कि 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए भी उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज भी बतानी होगी कि केंद्र सरकार ने खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, लेबर क्लास है या तीर्थ यात्री हैं, या वो लोग जो कि लॉकडाउन से इधर उधर कहीं फंस गए थे, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्थाएं जरूर शुरू की है। आज 6 ट्रेन यहां से निकल रही है, कल पहली ट्रेन निकली थी तेलंगाना से, आज 6 ट्रेन और निकल रही है। तो एक व्यवस्था ये जरूर पैरेलल खड़ी की गई है कि वो लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं फंस गए थे, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए स्पेशल ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो एक बाकायदा लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर ही एक बाकायदा एक लिंक दिया जा रहा है, और उस पर बताया जा रहा है कि आप अपने फॉर्म डिटेल भर के दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करेगा लिस्ट, और उसके बाद उन लोगों को या तो बसेस या फिर ट्रेन सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चूंकि यहाँ सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से उस कंटेनमेंट एरिया में या वहां पर उस तरीके संक्रमण ना फैले, क्योंकि भीड़ बढ़ सकती है इस तरीके की बातें और खबरें सुन करके। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये तमाम चीजें की जा रही हैं, और 17 मई तक कम से कम वो लोग जो कि इधर उधर फंस गए थे, वो स्टूडेंट्स हों, लेबर क्लास हो या फिर तीर्थयात्री हों, वो शायद घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी लोग 17 तारीख के बाद ही, ये भी शायद सरकार तब तय करेगी, ट्रेन के में हवाई सफर कर पाएंगे। जी, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स लेकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो फैक्ट्रीज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, क्या उनको इजाजत दी गई है? सभी जोन्स में क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं?
देखिए मीमांसा, इस गाइडलाइन को लेकर के जो नया लॉकडाउन 3 आया उसको लेकर के हमने और बातें की है, सरकार से समझने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे जैसे राहुल जी बता रहे थे बिल्कुल वही स्थिति है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि जो रेड जोन है, जो हम हॉट स्पॉट एरिया की बात कर रहे हैं, जो कंटामिनेटेड एरिया है वहां के लिए थोड़ी राहत की जरूर बात आ रही है। ये बात सामने आ रही है कि वहां पर छोटे मोटे जो सर्विसेज हैं वो हो सकते हैं, मतलब बाइकर्स एक पवेलियन का इस्तेमाल हो सकता है। 33% स्टाफ को लेकर के, लिमिटेड स्टाफ को लेकर के वहां पर कोई भी अपना काम भी कर सकता है। और जो फार्मा से जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, उन हॉटस्पॉट जी मनीष, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज कट रही है, अलाउ नहीं किया गया था। जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं, बारी है आपकी आवाज। जो ग्रीन जोन के एरिया है, जी बिल्कुल, जो ग्रीन जोन के एरिया है जिसकी राहुल जी भी लेकर के बात कर रहे हैं, ग्रीन जोन एरिया में बसें चल सकेंगी। जो भी हम देख रहे हैं कि अब तक जो एक्टिविटीज काफी हद तक कम की गई थी, मसलन दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन स्कूल खोलने की इजाजत अभी भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 7 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे शाम के बीच में सिर्फ जो जरूरत, जिनकी जो गाइडलाइन में जो एसेंशियल चीजें हैं उन्हीं से जुड़े लोग सड़कों पर निकल सकेंगे, लेकिन इस दरमियान नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं उससे जुड़े लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन एक यहाँ पर एक गैप रखा गया है कि शाम के 7 बजे के बाद से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में हो सकता है कि बाकी जो और एक्टिविटीज है, मसलन गाड़ियां, जो ट्रक्स हैं, जो जरूरी सामान को लेकर के आवाजाही करती हैं, उनको यहाँ पर इजाजत दी जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस गाइडलाइन में, अगर आप देखें जो लॉकडाउन 3 का जो ऑर्डर आया है उसमें एक बात और कही जा रही है कि जो बसेस हैं 50% सवारी को लेकर के, पैसेंजर्स को लेकर के ग्रीन जोन एरिया में बसें चल सकती है। वहां पर तमाम और तरीके की छूट दी गई है। ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उन सबको छूट दी जा रही है। लेकिन बाकी अभी जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में हमने देखा था कि तमाम तरीके के रूल बने थे कि जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आइटम की लिस्ट बनाई गई थी, तो अभी भी नॉन इसेंशियल चीजों से जुड़े जो लोग हैं या ऐसे आइटम्स हैं उनकी आवाजाही पर अभी भी रोक लगी हुई है। जी राहुल हमारे साथ हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। पहले 3 मई तक लॉकडाउन था 2.0 और अब लॉकडाउन 3.0 बढ़ाकर अब 17 मई तक कर दिया गया है। देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और जेड जोन। और इन जोन्स में किन किन चीजों को इजाजत दी जाएगी, क्या राहत दी जाएगी, राहुल एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझाइए, किन एक्टिविटीज को छूट दी गई है, किन पर अभी भी रोक जारी रहेगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रीन जोन के लिए है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट सामने आएगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में आता है, कौन सा ऑरेंज में और कौन सा रेड में। हालांकि आज सुबह सरकार की तरफ से एक लिस्ट जरूर जारी की गई थी और उसमें उन्होंने नंबर्स बताए थे कि रेड जोन में कितने हैं, ऑरेंज में कितने और ग्रीन में कितने हैं। ग्रीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर बस सर्विस शुरू हो रही है, 50% लोगों के साथ में बस सर्विस शुरू की जा सकेगी। इसके अलावा तमाम तरीके की एक्टिविटीज वहां पर करने की इजाजत होगी, यानी वहां सभी तरीके के एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो सकते हैं। यानी कि लॉकडाउन से पहले जो एक सामान्य स्थितियां होती थी ग्रीन जोन में लगभग वही स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्रेन के अलावा हवाई सर्विसेज यानी कि एयर सर्विसेज और उसके अलावा मेट्रो, ऐसी चीजें अभी वहां पर दिखाई नहीं देंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड जोन जो कि सबसे सेंसिटिव है, उस जोन में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं और खासतौर से कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर के दिए गए हैं। उसमें कुछ खासतौर से कॉमर्शियल जोन्स की बात की गई है, जिसमें कि आईटी है, जिसमें कि मीडिया है और कई ऐसे इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको की इजाजत दी गई है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ के साथ में यहाँ पर कुछ चीजों को बोला गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी 17 तारीख तक बंद रहेंगे। तो वो चीजें जहां पर कि संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है, वो एहतियात बरती जा रही है, खासतौर से रेड जोन में, खासतौर से ऑरेंज जोन में। लेकिन ग्रीन जोन में राहत की बात यह है कि लोगों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो सकेगी और मुझे लगता है कि शायद 17 के बाद सरकार फिर से इस पर कुछ तमाम चीजों को देखने और समझने के बाद में फैसला ले। सबसे महत्वपूर्ण फैसला और जो हर किसी को इंतजार था कि ट्रेन की सेवा, हवाई सेवा क्या ये शुरू हो पाएगी 4 तारीख से,
तो उनको अभी इसके लिए 17 तारीख का इंतजार और करना पड़ेगा। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी इजाजत नहीं दी गई है और अभी और संयम और धैर्य लोगों को दिखाना होगा। और अब से कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए लोगों से विजय संकल्प लेने की अपील की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। और फिर से चलते हैं राहुल के पास। राहुल, अभी तक जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है? क्या उनको इजाजत दी गई है? रेड जोन और ऑरेंज जोन जो अभी तक समझ में आ रहा है उसमें लगभग स्थिति वही रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में अब तमाम तरीके की गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। तो जो ऑनलाइन नॉन एसेंशियल सर्विस थी वो ग्रीन जोन में तो देखने को मिलेगी, लेकिन रेड जोन में अभी उसकी कहीं कोई परमिशन नहीं है। रेड जोन में न सिर्फ ये बल्कि उसके अलावा खासतौर से जो सैलून है, स्पा है, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सब बंद रहेंगे। ये ऑरेंज जोन में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी, उसमें भी इन सबको बंद रखा जा रहा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि वो लोग खुशनसीब रहेंगे जो ग्रीन जोन में होंगे, और मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन में उन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत भी की है, सबसे ज्यादा जो नियंत्रण करने वाली, संक्रमण को फैलने से नियंत्रण करने वाली स्थिति रही वो इन जोन में ही रही है, जिसका फायदा इन जोन को 4 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी वो तमाम चीजें जो कि वो उनके लिए रुकी हुई थी, जिनकी बंदिशें थी, वो तमाम खत्म होंगी। बिल्कुल, ये एक तरह की मोटिवेशन भी है राहुल कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं और अगर आप ग्रीन जोन में आ जाते हैं धीरे धीरे, तो देखिए फिर राहत मिलनी भी आपको शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसे में नियमों का जो पालन करना है वो बहुत ही जरूरी है। साथ ही मनीष, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो अलाउ कर दी गई है, वो अपने अपने राज्यों में जा सकते हैं। ट्रेनों की मांग की गई थी। अब किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि संक्रमण फैले ना? क्योंकि अगर ये मूवमेंट ग्रीन जोन में हो जाती है तो वहां फिर खतरा हो सकता है फैलने का। देखिए मीमांसा, पहली बात तो ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान में भी सरकार ने कोई भी ट्रेन या जो एयर सर्विसेज है उसको चलाने की छूट नहीं दी है, उस पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। जो आपने ट्रेन सर्विसेज की बात की, कुछ राज्यों ने एक बार के लिए वन टाइम रिक्वेस्ट किया था कि जितने मजदूर और लेबर और टूरिस्ट फंसे हुए हैं, ये आसान नहीं होगा कि उनको बसों से लाया जाए। जाहिर तौर पर इसके लिए ट्रेन सर्विसेज की मांग की गई थी और गृह मंत्रालय ने सिर्फ ये वन टाइम परमिशन दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी ट्रेनें चलेंगी। जैसे जो फंसे लोग हैं जो निकल जाएंगे, फिर से वही कमोबेश स्थिति हो जाएगी। सरकारें बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का मूवमेंट अभी भी हो, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन, आप ये मत भूलिए, और अभी भी खतरा है इस देश में। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े लोग हैं, वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे थे। एक सरकार एक दुविधा की स्थिति में थी और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार कहा जा रहा है कि आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा। जिन बसों की जो आपने सवाल किया कि जो ट्रेन सर्विस और जो बसेस को मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या टूरिस्ट के लिए लाया जा रहा है, उनको बाकायदा उन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, फेस मास्क का यूज करना होगा, उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जब अपने घर पर जाएंगे वहां पे भी उनको होम स्क्रीनिंग होगी, डॉक्टर्स आएंगे, उसके बाद होम क्वारंटाइन में रहना होगा। यहां आपको और मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं कि देखिए, सरकार ने एक तरीके से, चूंकि तमाम जो राज्य हैं वो काफी कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने ग्रीन जोन एरिया जो बनाया हुआ उसमें कोई केस नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, और इसीलिए सरकार लिमिटेड एक्टिविटीज शुरू कर रही है। यानी अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें तो बाकी हर तरीके की एक तरीके से अलाउ कर दिया गया है। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। देखिए, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार ने एक ब्रॉड पिक्चर दी है, यानी इतने चीजें हैं जो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो लागू कर सकते हैं। अब राज्य किन तरीके की दुकानों को छूट देगा, किन दुकानों को बंद करेगा, क्या सैलून के खोलने की इजाजत होगी, नहीं होगी, ये सारी चीजें स्टेट ग्रीन एरिया में डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये जो हम सुबह से बात कर रहे थे कि जो रेड जोन है, जो हॉट स्पॉट एरिया, वहां पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां पे भी उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई है सरकार ने, और ये कहा है कि भाई देखिए, अभी भी टैक्सी, कैब वो चलाने की इजाजत नहीं है, ई रिक्शा नहीं चल सकेगा किसी भी एरिया में जो रेड जोन के एरिया है।
लेकिन वहां पर लिमिटेड एक्टिविटीज किए जाने की इजाजत दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस जा सकेंगे। अब तक तो किसी के लिए निकलना भी बिल्कुल बैन मिलाकर ये जो तारीख हम दिखा रहे हैं, देखिए जो 17 मई 2020, ये आप याद कर लीजिए, लॉकडाउन 3.0 जो है वो 17 मई तक जारी रहेगा। ये एक्सटेंशन हो गई है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन्स में देश को बांटा गया है। कहां कहां क्या क्या रियायत दी गई है, ये मनीष शुक्ला और राहुल सिन्हा अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और कोरोना वायरस पर चीन और अमेरिका के बीच किस तरह से तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ये कहा है कि उनके पास चीन के खिलाफ सबूत हैं, जिससे जाहिर होता है कि कोरोना वुहान लैब से ही लीक हुआ। अब इस पर खबर